संधि के पीछे का और संधि के आगे का जो भाग है वो स्वतः वैसा ही रहेगा जैसा था, पर जो संधि के उपरांत हमारा परिवर्तन होगा वो हमारा पहला वर्ण होगा और अंत में परिवर्तित किसमें हो जाता है संधि के उपरांत? तीसरे वर्ग में परिवर्तन। अगला हमारा आता है विद्यालय। तो इसका अर्थ आपको क्या मिला कि आपको तो यहां पर कौन सी संधि मिली है? विद्याधन आलय। सदानंद का संधि विच्छेद, ये हमारा उत्तराखंड पुलिस में एक बार पूछा गया है बच्चों। उत्तराखंड पुलिस में पिछली बार पूछा गया था ना, जो 2022 में पुलिस का आया था उसमें पूछा गया था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वेद क्लासेस में, जहां हमारा आज का विषय होना है सामान्य हिंदी का व्यंजन संधि। तो संधि हमने पढ़ी थी, संधि के मैंने 3 भाग आपको बताए थे, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा रफली आपको बता दूं, संधि के मैंने क्या बताए थे? 3 भाग बताए थे। कौन सी संधि? एक तो स्वर संधि, दूसरा हमारा व्यंजन जो आज पढ़ना है हमने, और तीसरा हमारा आता है विसर्ग। तो जब बच्चों हमने जब स्वर संधि पढ़ी थी, इसके हमने कितने भाग पढ़े थे? 5 भाग पढ़े थे। तो हमने जब स्वर संधि पढ़ी थी तो इसमें मैंने आपको एक नियम बताया था कि स्वर संधि का एक नियम होता है। इसका क्या नियम है? इसका नियम है कि स्वर और स्वर आपस में क्या करेंगे? संधि करेंगे। संधि का मतलब है योग, जहां पर हमारे केवल स्वर ओ आ जो हमारा ओ अव तक है ना, कुल हमारे स्वर, तो स्वरों का जो मेल होगा वो किसमें होता है? स्वर संधि में। अब बात करते हैं व्यंजन संधि में। सर व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन तो आपने पढ़ा होगा, स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि में क्या है? इसका विशेष तौर पर हम पढ़ते हैं कि व्यंजन संधि में जब हम व्यंजनों को देखते हैं, ठीक है, व्यंजन, और हमारा इनका संयोग किसके साथ होगा? संधि किसके साथ होगी? या तो ये स्वर हो सकते हैं या स्वयं व्यंजन होंगे, ठीक है ना। स्वर होंगे या व्यंजन होंगे, पर संधि किसकी होगी बच्चों? हमेशा व्यंजन की होगी, तभी ये व्यंजन संधि कहलाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक होना है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि के हमारे अनेकों नियम होते हैं बच्चों। जैसे हमने स्वर संधि पढ़ी थी, तो स्वर संधि के अपने प्रकार थे, जिसमें हमने 5 इसके भेद पढ़े थे। पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि को। तो इसके नियम होते हैं कि जब हम किसी पहले वर्ग को देखते हैं, दूसरे वर्ग को देखते हैं, तीसरे वर्ग को देखते हैं, चौथे वर्ग को देखते हैं, तो उनमें परिवर्तन होता है, और वही परिवर्तन हमारी व्यंजन संधि में हमें देखने को मिलती है। तो जैसे अगर मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो पहला नियम है उसमें क्या होता है कि हमारे पहले आप व्यंजन देख लीजिए। व्यंजन कौन कौन से होते हैं शायद आप सभी को पता होगा। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ और ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। तो बच्चों आपने देखा कि जो हमारा पहला वर्ग है वो पहला वर्ग हमारा क से शुरू हो रहा है, ठीक है, और दूसरा हमारा ख वर्ग है। तो हम क्या देखते हैं, जब हम बात कर रहे हैं क वर्ग की, तो ये हमारा पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है, और ये पांचवा पंचमाक्षर या अनुनासिक जो भी हमारे व्यंजन होते हैं इसमें आते हैं, ठीक है ना। तो जब हम पहले नियम को देखते हैं तो पहले नियम में क्या हो जाता है? क का या पहले वर्ग का तीसरे में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? तीसरे वर्ग में परिवर्तन। कहने का मतलब क्या है? यदि आप पहले वर्ग को देख रहे हैं, इन पहले वर्गों को देख रहे हैं, तो संधि से पूर्व तो ये स्वयं में स्वतंत्र रहेंगे, अर्ध व्यंजन में रहेंगे, मतलब स्वयं स्वतंत्र रहेंगे। पर जब संधि होती है तो इनका परिवर्तन किसमें हो जाता है? तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। तो हमारी जो पहला नियम है, पहले वर्ग का तीसरे में परिवर्तन, ठीक है, पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। तो इसका यदि मैं आपसे कहता हूं, तो इसका पहला यदि हमारे पास उदाहरण है कि हम इसको किस तरीके से देखें, तो पहला देखिए, जैसे यदि मैं आपसे बात करता हूं दिग्गज की, आपने शब्द सुना होगा दिग्गज, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा क है, क का परिवर्तन संधि के उपरांत ग में हो जाता है। तो यदि मैं इसका विग्रह करता हूं, इसका विच्छेद करता हूं, तो क्या बनेगा? ये दिक धन गज, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो हमारा व्यंजन है बच्चों, ये आधा है, स्वयं में स्वतंत्र है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, दी है धन, ये ग आधा है, धन पूरा ग, धन ज। तो जो है हमारा
क था, क का परिवर्तन संधि के उपरांत हमारा गौ में हो गया। तो पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन हमारे हिंदी व्यंजन संधि का पहला नियम है। इसी अनुसार हम जब दूसरा देखते हैं, पहला तो हमने देख लिया पहले वर्ग का तीसरे में, अब दूसरा हमारा आता है अजंत। अजंत आता है तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा चौ वर्ग को। जब चौ वर्ग की संधि हो रही है तो इसका परिवर्तन किसमें हो जा रहा है? तीसरे वर्ग के जौ में। तो इसका यदि मैं उदाहरण देखूं तो इसका क्या बनेगा? संधि अच धन अंत बनेगा। इसे क्या कहते हैं? अजंत। आधा चौ है, ठीक है। तो जब मैंने कहा था आपसे कि एक और व्यंजन हो, उसकी जो संधि हो वो स्वरों के साथ हो, तो हमारा क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाता है। तो ये भी इसका उदाहरण है और पहले नियम को ये क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। यदि मैं दूसरा बोलता हूं, आपको दूसरा बीच में दिख रहा है क्या? द। क्या दिखा? द। अब द हमारा कौन से वर्ग में आता है? त वर्ग में आता है, ठीक है ना। तो त वर्ग का द में परिवर्तन हमने देखना है, तो इसमें हम क्या देखेंगे? देखिए क्या बना? भगवत धन, क्या बनेगा? भगवत। यहां पर परिवर्तन होगा द का त में, ठीक है। भगवत धन भजन, भगवत धन भजन। अब्द का, अब अगला आता है हमारा अब्ज। तो अब्ज का क्या होगा? अप धन ज, अप धन ज। संधि के पीछे का और संधि के आगे का जो भाग है वो स्वतः वैसा ही रहेगा जैसा था, पर जो संधि के उपरांत हमारा परिवर्तन होगा वो हमारा पहला वर्ण होगा और अंत में परिवर्तित किसमें हो जाता है? संधि के उपरांत तीसरे वर्ग में परिवर्तन। तो हमारा पहला नियम था। इसी प्रकार यदि आप बात करते हो वागीश की, वागीश में क्या होगा कि यदि आप बात करो तो हमारा जो गौ बना हुआ है बच्चों, कैसे बना हुआ है गौ? इसको यदि आपको मैंने बताया था वर्ण विच्छेद किस तरीके से होता है, तो आप वर्ण विच्छेद में गौ को देखेंगे ई के साथ। जब ग और ई आपस में मिलते हैं तो हमारा पूर्ण व्यंजन बनता है गी। तो ठीक है, तो वागीश को यदि मैं कहता हूं वागीश कैसे बना है, तो वाक, क्योंकि क का परिवर्तन संधि के उपरांत गौ में हो गया, तो वाक धन ईश, क्या बना? वागीश। अगला है सडानन, ड से डमरू, ठीक है ना, सडानन। तो हमने इसमें क्या देखा? टॉ वर्ग में देखना है डॉ कहां पर है, ठीक है। और उसी प्रकार डॉ का वर्ग हमारा परिवर्तन हो रहा है, टॉ का परिवर्तन डॉ में हो रहा है, तीसरे वर्ग में हो रहा है। तो इसी प्रकार हम यदि इसको देखें तो ये क्या बनेगा? सट धन आनंद, क्या बनेगा? आनंद, क्योंकि ड आ है ना, तो ट और आ ये संधि के उपरांत हमारा ड में परिवर्तित होता है। अगला हमारा क्या है? उद्योग। उद्योग के लिए हमें देखना पड़ेगा द कहां पर है, तो पहला त का परिवर्तन किसमें हुआ है? द में। तो हमें इसके लिए क्या विग्रह करना पड़ेगा? इसका विच्छेद क्या होगा? उत धन योग, क्या है? उत धन योग। अगला मैं बात करता हूं सुबंत की, तो सुबंत आपको शब्द दिख रहा है ब, तो तीसरे में इसका संधि के उपरांत परिवर्तन हुआ है, तो ये कहां आएगा? प में आ जाएगा वापस विग्रह करने पर, ठीक है ना। सुपधन अंत। हलंत लगाने का तात्पर्य यहां ये है कि जब आप व्यंजन संधि की बात कर रहे हैं तो व्यंजन स्वयं में स्वतंत्र होते हैं बच्चों। व्यंजन अगर स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, वो अगर स्वरों के साथ मिल चुके हैं, तो वो हमारा पूर्ण व्यंजन कहलाता है। तो हमें बताने के लिए कि हमारा व्यंजन का जो हमारा नियम है वो लागू कैसे हो रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि व्यंजन कैसे जुड़ रहा है, तो उसके योग पर ही हमें ये देखना पड़ेगा। अगला इसके बाद हमारा, हमने पहला नियम फॉलो कर लिया और उसके हमारे उदाहरण हैं दिग्गज, अजंत, भगवत गीता, भगवत भजन, अब्ज, वागीश, सडानन और उद्योग। इसके बाद अगला हमारा नियम आता है बच्चों कि ये तो हमने देखा कि पहले का तीसरे में परिवर्तन। वो नियम कौन सा था? पहले का तीसरे में परिवर्तन। मैंने कहा ना, जो पहला है पहले का तीसरे में परिवर्तन कब? संधि के उपरांत। दिख रहा है आपको? संधि के उपरांत तीसरे में परिवर्तन हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा नियम हमारा क्या आता है? पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। इसका क्या होगा हमारा? पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। ठीक है, पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। यदि आपको ज्ञात होगा क हमारा पहला वर्ग है और इसी का पांचवा वर्ग हमारा न आता है, ठीक है ना, पांचवें वर्ग का न आता है। च, छ, ज, झ, य, तो हमारा क्या आता है? पांचवा य आता है। फिर उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ण, पांचवा हमारा ये आ जाता है।
फिर उसके बाद क्या आता है, त थ द ध न आ जाता है, फिर प फ ब भ म आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर पांचवा वर्ग हमें प्राप्त होता है। तो ये हमारा पांचवा वर्ग है, और ये पांचवा वर्ग प्राप्त कब हो रहा है, हमारी संधि के पश्चात। ठीक है बच्चों, तो हम संधि के पश्चात देख रहे हैं, तो इसके कुछ उदाहरण है हमारे पास, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो पहले का पांचवें में परिवर्तन के हमारे उदाहरण कौन से हैं। यदि मैं बात करता हूं वांग्मय की, तो आपको ङ दिख रहा है, और ये हमारा शब्द शुद्धि में भी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप उठा के देख लीजिए, यूके पीएससी हो या यूके एसएससी हो, इसने कई बार शब्द शुद्धि में वांग्मय नामक शब्द को कई बार पूछा गया है। तो इसीलिए मैं आपके सामने उदाहरण लेके आया कि जब व्यंजन संधि को आप देख रहे हैं, उसका नियम संख्या 2 क्या कहती है कि पहले का यदि पांचवें में परिवर्तन संधि के उपरांत हुआ है, तो उससे पूर्व हमें उसी वर्ण को दोबारा से दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसी के लिए जब इसका आप विग्रह करते हैं, तो ये क्या बनाओगे, वाक धन मई। ठीक है ना, पीछे का जैसा था स्वरूप वैसा ही रहेगा, आगे का वैसा ही रहेगा, पर परिवर्तन किसमें होगा, जो संधि है। तो संधि में हमारा व्यंजन धन व्यंजन, तो दोनों का हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। तो यहाँ पर व्यंजन संधि आपको प्राप्त हुई। अगला षणमुख, तो ण का क्या है, ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सट धन मुख। तो ये क्या बना, सट धन मुख। अगला है चिन्मय, तो न आपका यहाँ पर है, तो त यहाँ पर इसका पहला है। तो संधि विग्रह जब आप करोगे, तोड़ोगे इसको, तो हमारा न किसमें स्वतः प्राप्त हो जाएगा, हमारा त में। तो ये क्या बनेगा, चित धन मई, क्या बना, चिन्मय। अगला हमारा है जगन्नाथ, न किसमें परिवर्तित, न कौन परिवर्तित हो रखा है, तो परिवर्तित हुआ है। तो इसके जो आप विच्छेद करोगे, तो विच्छेद में आपको क्या प्राप्त होगा, जगत धन नाथ। क्या प्राप्त होगा, जगत धन नाथ। तो ये हमारा इसके दो नियम हो गए। अब इसके बाद बच्चों कुछ नियम आते हैं हमारे तौ का परिवर्तन। तौ के जो परिवर्तन संबंधी नियम होते हैं, उन नियमों को हम यदि देखें, तो तौ का कई रूपों में परिवर्तन होता है। तौ का परिवर्तन दौ में, तौ का परिवर्तन नौ में, तौ का परिवर्तन लौ में, तौ का परिवर्तन दौ में। तो कई सारे हमारे वर्ण ऐसे होते हैं जो तौ का परिवर्तन होता है। परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, जब आप इनकी संधि कर लेते हैं ना पूर्ण रूपेण, तो पूर्ण रूपेण संधि के पश्चात आपको जैसे यहाँ पर पहले का परिवर्तन पांचवें में आपको मिला, उसी प्रकार तौ का परिवर्तन संधि के उपरांत हमारे एक जो स्पष्ट शब्द है उसमें होता है। ठीक है ना, तो अब जो हमारा तीसरा नियम है, उसमें हमारे कुछ होंगे तौ संबंधी नियम। ठीक है बच्चों, तो ये नियम कौन से हैं हमारे, तौ संबंधी नियम। बहुत महत्वपूर्ण रूप से आप लोगों को बताया जा रहा है, और बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ें। ठीक है ना, तो तौ संबंधी नियम इसी को बोला जाएगा। ठीक है ना, और बच्चों जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, स्वतः अपना स्वाध्याय भी अवश्य करें। यदि आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, तो संभव है कि आप इसे 2 दिन में भूल जाएंगे। यदि आप इसको प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे, बार बार स्वाध्याय करेंगे, तो अपने आप आपके लिए कंठस्थ हो जाएगा और आपके लिए भी आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो यदि मैं बात करता हूं यहाँ पर उच्चारण का, तो चौ जो है वो हमारा परिवर्तन किसका है, तौ का परिवर्तन है, क्योंकि तौ संबंधी नियम पढ़ रहे हैं। तो इसका जो हमको विग्रह करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, उत धन चारण। क्या बना, उत धन चारण, क्योंकि ये परिवर्तन तौ किसका है, तौ परिवर्तन है, सॉरी तौ का परिवर्तन क्या है, चौ है। तो तौ ही जो परिवर्तित हो रखा है वो चौ में गया हुआ है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, जगत छाया। ये छांग नहीं है, ये छाया है। ठीक है, ये क्या है, जगत छाया। तो जगत धन छाया। ठीक है, जगत धन छाया, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। अगर मैं बात करता हूं अगला हमारा विपत जाल। विपत जाल में क्या होगा, विपत धन जाल। ठीक है, विपत धन जाल, क्योंकि ये परिवर्तन किसका है, तौ का परिवर्तन। तो यहां पर हमने क्या कहा, तौ का परिवर्तन जौ में। अगला हमारा टौ में, तो बृहत धन टीका। ये शब्द क्या है हमारा, बृहत टीका। तो बृहत टीका शब्द का यदि हम विच्छेद करते हैं, तो वृहत धन टीका। ठीक है, ये री का चिन्ह है बच्चों, स्वरों में हमारा वी का चिन्ह क्या, री का चिन्ह क्या होता है, नीचे से मुड़ा हुआ। ठीक है ना, अगला हमारा है उच्छ्वास। शुद्ध शब्द में उच्छ्वास ये है, और इसी को जब हम संधि विच्छेद करते हैं, तो ये क्या बनता है, उत धन श्वास। ठीक है, छौ का भी परिवर्तन स्वतः ही किसमें हो जाता है, तालव्य सौ में हो जाता है। ये तालव्य सौ है बच्चों। सौ 3 प्रकार के होते हैं ना, एक हमारा कौन सा सौ है, तालव्य सौ, दूसरा हमारा मूर्धन्य सौ, तीसरा हमारा दंत्य सौ। ठीक है ना, ये तीनों भी आपको पता होनी चाहिए, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार पूछा जाता है और जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अगला मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि यदि मैं उच्चारित की यदि मैं बात करता हूं,
ठीक है। उच्चारित में क्या होगा, उत धन चारित, ठीक है ना, उच्चारित। अगला हमारा है जगत जननी। जगत जननी में क्या होगा, जगत धन जननी, ठीक है ना। पीछे का वैसा ही है, आगे का वैसा ही है, बस परिवर्तन हमारा जौ में हुआ है, ठीक है ना। अगला हमारा है उज्जवल। उज्जवल हमारा शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है और इसमें जो जौ होते हैं वो दो आधे आधे जौ होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें उत धन ज्वल आएगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उत धन ज्वल, ठीक है ना। जो उज्जवल को उ आधा जौ पूरा जौ लिखते हैं वो गलत होगा, ठीक है ना। ज्वल नहीं होता है, गलत है। क्या होता है, उज्जवल, दोनों जौ आधे होते हैं, ठीक है, ये हमारा सही है, ठीक है। अगला हमारा है उल्लास। तो परिवर्तन किसका होगा बच्चों, लौ का। तो तौ का लौ में परिवर्तन है यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा, उत धन लास, उल्लास, ठीक है। अगला हमारा है तद हित, तद्धित। तो इसका क्या बनेगा, तत् धन हित, ठीक है। धौ का भी हौ में परिवर्तन हो जाता है, तो तत् मतलब उसके समान हित, ठीक है ना, तद्धित। तो हमने पहला पढ़ा हमारा पहले का तीसरे में परिवर्तन, दूसरा हमने पढ़ा पहले का पांचवें में परिवर्तन, अभी हमने पढ़े तो संबंधी नियम। अब इसके बाद बच्चों हमारे आते हैं कुछ हमारे जो अनुस्वार संबंधी नियम है। कौन से संबंधी नियम है, अनुस्वार संबंधी नियम, अनुस्वार संबंधी नियम, ठीक है। अनुस्वार का अर्थ क्या होता है, जब आपको मैंने स्वर पढ़ाए थे तो स्वर में मैंने दो आपको क्या पढ़ाए थे, अयोगवा। तो अयोगवा हमारे कौन कौन से होते हैं, एक हमारा अंग जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार। और दूसरा मैंने क्या कहा था, पीछे से दो बिंदे लगते हैं जिसमें विसर्ग, ठीक है। तो जो हमारा अनुस्वार है, अयोगवाह का अनुस्वार है, वो सभी हमारे व्यंजन संधि के शब्दों में तो लगा हुआ है, पर इसका प्रयोग किस तरीके से होता है, चलिए इसको सबसे पहले देखते हैं। यदि मैं बात करता हूं आपके संकलन शब्द की, यदि मैं आपको इसको देखना है तो सम धन कलन। अब यदि आपको इसको शुद्ध रूप से लिखना है, स्वयं में लिखना है, तो पहला तो एक नियम आता है हमारा, जहां पर कहता है कि जो हमारा क है, तो यदि आप इस शब्द को पूरा अगर स्वयं लिखते हैं, स्वतंत्र लिखते हैं, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, संकलन। तो यहाँ पर जो पश्चात का जो हमारा वर्ण है, इसी के पंचमाक्षर को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो इसको शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा, संकलन। शुद्ध रूप से तो इसे लिखा जाएगा, पर यदि इसका आप विच्छेद करते हैं तो ये क्या बनेगा, समधन कलन। क्या बनेगा, क्या बनेगा, समधन कलन, ठीक है। देखिए हमारा व्यंजन और व्यंजन दोनों मिल गए। अब यहां पर क्या होगा, समचय। इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखोगे, तो इसका पंचमाक्षर क्या होता है, संचय। इस तरीके से इसको शुद्ध रूप में लिखा जा सकता है। तो दोनों एक ही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। पर इसका आप जब विच्छेद करते हैं तो इसको कैसे करेंगे, समधन चय। मौ संबंधी नियम या अनुस्वार संबंधी नियम है, ठीक है। अगला है संशय। तो संशय में क्या होगा, समधन सय, ठीक है ना। और जहां पर जिसका पंचमाक्षर नहीं होता है उसके सामने स्वतः ही मौ जुड़ जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आता है संगति। तो यहां पर आपका क्या है, ग। तो ग का पंचमाक्षर क्या होता है बच्चों, न। क ख ग घ न। तो ग का पंचमाक्षर क्या है, ग का पंचमाक्षर क्या है, न। तो इसको शुद्ध रूप से कैसे लिख सकते हो आप, इसी का दूसरा रूप क्या है हमारा, संगति। क्या लिख सकते हो, संगति। और इसी का जब आप विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो क्या कहलाएगा, समास का विग्रह होता है, संधि का विच्छेद होता है, ठीक है ना। तो क्या क्या होगा, समधन गति, ठीक है। अगला संविधान। तो संविधान का क्या होगा, समधन विधान। अगला हमारा है संसार। तो समधन सार। तो ये हमारा कौन सा नियम हो गया, मौ संबंधी नियम या अनुस्वार संबंधी नियम। क्योंकि आपने सभी के ऊपर देखा कि अनुस्वार लगे हुए हैं, तो इन अनुस्वारों के लगने के कारण आपने इन्हें क्या कहा, अनुस्वार संबंधी नियम या मौ संबंधी नियम। इसके बाद बच्चों अगला हमारा क्या आता है कि हम देखते हैं कि जो इसके कुछ प्रश्न हैं किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने पहला कौन कौन सा नियम पढ़ा, आपने पहले पढ़ा था गौ पहले का तीसरे में परिवर्तन,
जो कि आपने पहले देखा, पहले वर्ग का तीसरे में परिवर्तन, दूसरा आपने देखा पहले का पांचवें में परिवर्तन, तीसरा आपने देखा पहले का जो हमारा तौ संबंधी नियम है, फिर आपने देखा मौ संबंधी या अनुस्वार संबंधी नियम। अब आपने पूरा व्यंजन संधि पढ़ लिया है। अब लगता है मुझे कि आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्रश्न किस तरीके से हल किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए कुछ इसके व्यंजन संधि के प्रश्न लेके आया हूं। इन प्रश्नों को आपने अब क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो व्यंजन संधि है करके आप लोगों ने सभी देखे, तो वाक्जाल भी देखा, तद्धित भी देखा, तत् धन हित देखा, उद्धरण भी देखा, और सभी देखे, आपने क्या कर दिया, टिक कर दिया किसी में, और आपने सोचा कि मैंने तो सही किया है, और घर में जाके आपसे एक आवाज निकलेगी मन से, ओ मुझसे तो गलत हो गया। नहीं, तो गलत नहीं करना है, आपने पढ़ना है कि संधि विच्छेद में व्यंजन संधि नहीं है। तो यदि मैं आपसे पहला कहता हूं वाग्दाल, तो मैंने आपको पहले बताया था पहले का तीसरे में परिवर्तन, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये व्यंजन संधि है। दूसरा है तद्धित, तो तत् धन हित, इसका क्या बना, तत् धन हित, तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है। अगर मैं बात करता हूं उद्धरण की, तो उत धन हरण, ये भी होगा, पर ये गलत है, ये हमारा व्यंजन संधि है। अगला हमारा आता है रसायन, तो रसायन में क्या होता है, रस धन अयन, क्या होगा, रस धन अयन, ओ धन ओ बराबर आ, तो ये हमारा कहां होता है, ये हमारा होता है दीर्घ स्वर संधि में, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में। तो आपको पता चला कि ये हमारा किसका उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का, अर्थात ये व्यंजन संधि नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्या चलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसमें फिर से हम देखते हैं व्यंजन संधि कौन कौन सी है। यदि मैं बात करता हूं संतोष की, तो आपने देखा समधन तोष, तो क्या बन गया, संतोष। अगला हमारा बना जगदम्बा, जगत धन अंबा, क्या बना, जगत धन अंबा। आपने फिर से देखा कि आपका व्यंजन का मेल स्वर से हो रहा है, अर्थात ये हमारा व्यंजन संधि है। अगला आपने देखा अहम धनकार, अहंकार, तो मतलब यह भी हमारा व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। अगला हमारा आता है विद्यालय, तो इसका अर्थ आपको क्या मिला कि आपको तो यहां पर कौन सी संधि मिली है, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, मतलब आधन आ बराबर आ, किसका उदाहरण है ये, दीर्घ स्वर संधि का, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। तो ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, अगला हमारा क्या है कि अगला सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए, सदानंद का संधि विच्छेद, ये हमारा उत्तराखंड पुलिस में एक बार पूछा गया है बच्चों, उत्तराखंड पुलिस में पिछली बार पूछा गया था ना, जो 2022 में पुलिस का आया था उसमें पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा गया था, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या इसका सदा धन आनंद होगा, सद धन आनंद होगा, सत धन आनंद होगा, या सद आनंद होगा, ठीक है ना। तो यदि मैं आपसे बात करूं, अभी मैंने आपको बताया कि सदानंद में जो तौ संबंधी नियम था, तौ का दौ में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तौ का दौ में परिवर्तन हो रहा है। तो हमारा हमने क्या देखना है यहाँ पर, तौ का दौ में यदि परिवर्तन हुआ है तो हमारा यहाँ पर दौ तो आ गया, तो इसका उदाहरण क्या, ये हमारा कैसे टूटेगा, सत धन आनंद में, सत धन आनंद। तो कहां पर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप सभी को समझ में आ गया, सत धन आनंद। तौ संबंधी नियम को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, अगर तौ संबंधी नियम आप भूल गए तो समझ लीजिए फिर नैया पार नहीं हो पाएगी, इसमें बहुत टफ हो जाता है बच्चों, ठीक है। अगला है हमारा दिगंबर, दिगंबर में इसका जो विच्छेद होगा, संधि विच्छेद है, वो विच्छेद कौन सा है, सही संधि विच्छेद पूछ रहा है, सही वाला पूछ रहा है। दिग्धन अंबर नहीं होगा क्योंकि पहले का तीसरे में परिवर्तन है। दिक धन अंबर, क्योंकि क यहाँ पर पूरा है इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। दिग्धन अंबर नहीं होगा क्योंकि पहले का तीसरे में परिवर्तन हो रखा है, तो गौ आएगा ही नहीं। अगला हमारा आता है क, क्या बोल रहा है, दिक धन अंबर, डी आंसर क्या है आपका, सही उत्तर है। तो अगला हमारा कोई और प्रश्न है, हाँ, उच्चारण, उच्चारण में भी आपका तौ का चौ में परिवर्तन हो रखा है, तो ये क्या बनेगा, उत धन चारण, तौ का परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें कहीं पर देखिए उत धन चारण, ऑप्शन नंबर एक, पहला उत धन चारण हमारा क्या है, उच्चारण। तो बच्चों आज के लिए हमारा इतना ही है, और आपने आज व्यंजन संधि पढ़ी,
व्यंजन संधि का आपने स्वरूप पढ़ा कि किस तरीके से हमने इसको देखना है। आज के लिए इतना ही करते हैं, और व्यंजन संधि को बार बार, या कोई भी संधि हो, कोई भी टॉपिक हो, पहले आप उसे पढ़िए, कि स्वाध्याय कीजिए, तब जाके वो आपके समझ में कंठस्थ होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरा समर्थन दीजिएगा, और अगर कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन करके बता सकते हैं, ठीक है ना। आपका सॉल्यूशन दूसरे दिन मैं यहाँ पर कर दूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।